गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10th के साइंस और मैथमेटिक्स के स्टडी करेंगे हम लोग हिंदी माध्यम में। ओके, ये कोर्स पूर्ण रूप से फ्री है। यूट्यूब पर आप सब बच्चे इसे आसानी से देख सकते हैं और अपना कोर्स समय के साथ पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर बच्चों जो क्लास चलाई जाएगी वो प्रतिदिन होगा, डेली लाइव क्लास रहेगा। साथ साथ जो क्लास के दौरान पढ़ाया जाएगा उस सब का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। साथ में आपको प्रतिदिन का वर्क भी दिया जाएगा और साप्ताहिक जांच परीक्षा भी इस कोर्स के अंदर शामिल किया गया है। ये कोर्स बीईसी एकेडमी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कोर्स पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और समय के साथ इस कोर्स को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें हम लोग साइंस और मैथमेटिक्स के अध्ययन करेंगे। साइंस के अंदर हम लोग भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को शामिल करेंगे। ओके, इस कोर्स को आपको क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहला एक प्रश्न उठता है, इस कोर्स को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या फायदे हैं इसके? तो बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि इस कोर्स को ज्वाइन करने पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो बिल्ड हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में जब आप 11वीं 12वीं कक्षा का अध्ययन करेंगे और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि IIT जेईई, नीट की तैयारी करेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल में होगा। यह कोर्स पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है। इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्स को डिजाइन किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्लास रासायनिक शास्त्र के अंदर। रसायन शास्त्र के अंदर जिसमें कक्षा 10 में हम लोग पहला अध्याय को अध्ययन करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है बच्चों इस चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं
समीकरण। इस अध्याय के अंदर हम लोग यह पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसे समीकरण के रूप में कैसे निरूपित किया जाएगा, मीनिंग इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा पेपर के ऊपर, ताकि हम लोग रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझ पाए। ओके, सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी पुस्तक में यह चित्र दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया जाता है, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया जाता है जिसे हम लोग चिमटा से पकड़ते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उसे क्या करते हैं, चिमटा से पकड़ते हैं और उसे बर्नर के ऊपर रखकर गर्म किया जाता है। बर्नर के ऊपर रखकर गर्म किया जाता है, तो इससे जो मैग्नीशियम का रिबन है वो रिबन जलने के बाद कुछ राख में परिवर्तित हो जाता है। उस राख को इस वॉच ग्लास पर एकत्रित किया गया है, वॉच ग्लास पर एकत्रित किया गया है और एकत्रित करने के बाद ऑब्जर्व करने को कहा गया है। ओके बच्चों, मैग्नीशियम का रिबन सफेद कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, चमकीला। सबसे पहले इसे घस करके साफ किया जाता है, घस करके साफ किया जाता है, फिर चिमटे से पकड़कर बर्नर के ऊपर रखकर जलाया जाता है। यह जलाने की क्रिया वायु की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? वायु की उपस्थिति में। जब हम लोग वायु की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो हम लोग इसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम के रिबन को वायु में दहन किया गया है, तो हमें जो राख मिला है, ऐश मिला है, उस ऐश को वॉच ग्लास पर इकट्ठा करना है। ओके, तो जो मैग्नीशियम है इसका सूत्र हो गया संकेत Mg, वायु की उपस्थिति में दहन किया गया है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का राख ऐश प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का राख प्राप्त हुआ। ओके, दूसरे चित्र में बच्चों ये समझाने की कोशिश किया गया है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया, शंकु के आकार का एक फ्लास्क लिया गया है, शंकु के आकार का एक फ्लास्क लिया गया है, कोनिकल फ्लास्क लिया गया है। इसमें हम लोग एक कांच की नली को डुबाते हैं। ये क्या है? कांच की नली। शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर कांच की नली को जब हम लोग डुबाते हैं किसी कॉर्क की मदद से, कॉर्क की मदद से, और इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने पहले से ही जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को रखा है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को रखा है और साथ साथ इस
फ्लास्क के अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा गया। जब जिंक का दाना, जिंक का टुकड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हमें जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को निकालता है, देता है। हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस, जैसे यहाँ पर चित्र के नीचे लिखा गया है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के दाने से किया जाए तो हमें कौन सा गैस प्राप्त होगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ओके, इसी तरह से अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कभी भी कोई पदार्थ अकेले हो या किसी दूसरे के संपर्क में आकर क्रिया कर रहा हो, ध्यान से सुनेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले हो या फिर किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिस्थिति को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस कोर्स को फॉलो करते समय इसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि इसे समय के साथ साथ दोहराया जा सके, रिवाइज किया जा सके। नोट्स कंप्लीट करने के बाद समय समय पर इसका अध्ययन करते रहें, जिससे आपको रसायन शास्त्र जैसे कठिन विषय को समझने में काफी आसानी होगी। और जैसे ही बच्चों आप इस कोर्स के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रासायनिक विज्ञान के अंदर, रसायन शास्त्र के अंदर आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रसायन शास्त्र को इतिहास और भूगोल जैसे सब्जेक्ट, जिसे हम लोगों को ज्यादातर याद करना पड़ता है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार जब चीजें समझ में आने लगी तो फिर हम लोग काफी एंजॉय करने वाले हैं इस
सब्जेक्ट के अंदर, इस विषय के अंदर। तो मेरा आपसे सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स जरूर मेंटेन रखें। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो उस वक्त उस अभिक्रिया के दौरान कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा होगा या रासायनिक अभिक्रिया चल रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम लोगों को कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और ये परिवर्तन काफी आसानी से हम लोग देख सकते हैं। उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ठोस पदार्थ द्रव में या गैस में परिवर्तित हो रहा होगा, या फिर गैस ठोस में परिवर्तित हो रहा होगा, द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा होगा। इसका मतलब है कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो हमें अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो सकता है। हम लोग देख सकते हैं वहां पर कि कोई गैस निकल रहा होगा अभिक्रिया के दौरान, या अभिक्रिया के दौरान तापमान में परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे कि जब कोई अभिक्रिया चल रहा होगा तो अपना अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तन कर सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, कोई गैस निकल सकता है, गैस का निकास हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन का मतलब यहाँ पर बच्चों, ताप में परिवर्तन का मतलब है कि ताप बढ़ सकता है या फिर ताप घट सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? तो बच्चों, जब हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, जब हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है। भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है। और अभिक्रिया के संपन्न होने पर, अभिक्रिया के संपन्न होने पर जो नए गुण का पदार्थ मिलता है, उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है, जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाता है। और अभिकारक और उत्पाद को प्रतीक या सूत्र के द्वारा निरूपित करना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, चलिए इसे परिभाषित करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अभिकारक वो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। अब प्रतिफल या उत्पाद वो पदार्थ है जो रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लोग अभिकारक को परिभाषित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित होने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ओके, अभिकारक और उत्पाद के गुण एक दूसरे से अलग होंगे, भिन्न होंगे। कभी भी अभिकारक और उत्पाद और अभिकारक की प्रकृति एक जैसा नहीं होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और प्रतिफल बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक भाग लेता है और प्रतिफल निर्मित होता है। तो जब हम लोग इसे रासायनिक समीकरण में प्रस्तुत करेंगे, रासायनिक समीकरण में दिखाना चाहेंगे, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह लगा दिया जाएगा। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह लगा दिया जाएगा। इस तीर का सिरा जो है वो उत्पाद के तरफ होगा, तीर का सिरा उत्पाद के तरफ होगा, और इस तीर का पूंछ अभिकारक के तरफ होगा। ओके, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जब कभी भी हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह होना चाहिए। इस तीर का सिरा उत्पाद के तरफ तथा अभिकारक के तरफ उस तीर का पूंछ होना चाहिए। ओके, सभी बच्चे इस कोर्स को अपने हाथों से अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि समय के साथ साथ इसका दोबारा अध्ययन कर सकें। जितने ये बच्चे इस कोर्स में अब तक जुड़े हैं, वो सारे इस वीडियो लेक्चर को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऑनलाइन माध्यम से अपने पढ़ाई को, अपने नॉलेज को एक अलग पहचान दें। जब इस नोटबुक को हम खुद से मेंटेन करेंगे, तब चीजें ज्यादा समझ में आएगी। और इसमें लिखी हुई हर एक बात को अध्ययन करने के बाद अपने अध्ययन पुस्तक जो भी हो, उसका अध्ययन करें, और उसमें जो दिया हुआ प्रश्न होता है, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मैचिंग क्वेश्चन, मिलान वाला, और रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, हम लोग उसके
प्रैक्टिस करें। ओके, इस वीडियो लेक्चर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग आप सब बच्चों के लिए अलग अलग तरह का कोर्स लॉन्च कर सकें। अभिकारक अगर एक से अधिक हो, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो, तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। जबकि अगर अभिक्रिया के अंदर उत्पाद की संख्या एक से अधिक हुई, तो यहां भी दो उत्पाद के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा, योग का चिन्ह लगा दिया जाएगा और उसे राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। मतलब उत्पाद को हमें राइट हैंड साइड में लिखना है और अभिकारक को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ओके, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि यदि ए बी के साथ अभिक्रिया करके सी और डी बनाता है, ए बी के साथ अभिक्रिया करके सी और डी बनाता है, तो ए और बी अभिकारक है जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और सी और डी उत्पाद है जिसे हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। यहाँ पर अभिकारक की संख्या 2 है, ए और बी, इसलिए दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया है और उत्पाद की संख्या भी 2 है, इसलिए दोनों उत्पाद के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया। उत्पाद और अभिकारक के बीच में एक तीर का चिन्ह दिखाया जाएगा। उत्पाद और अभिकारक के बीच में एक तीर का चिन्ह दिखाया जाएगा, जिस तीर का सिरा जो है उत्पाद की तरफ होना चाहिए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल सकता है और यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो तो उसे रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे निरूपित किया जाएगा। ओके, फिर हम लोगों ने अभिकारक और प्रतिफल उत्पाद को परिभाषित किया और उसको निरूपित करने का तरीका देखा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि नोट्स को मेंटेन करें, अपने हाथों से लिखें, अच्छे पुस्तिका में, अच्छे नोटबुक में इसे नोट करें ताकि हम लोग समय समय पर इसको रिवाइज कर सके और लंबे समय तक ये नोटबुक आपके साथ रह सके। यह कोर्स पूर्ण रूप से एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को एक अलग ही महसूस करेंगे, जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप रसायन भाषा को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपना दोस्तों के साथ शेयर करें और सब लोग मिलकर एक अच्छा माहौल बनाएं। ओके, थैंक यू।